secured All India rank 175 this year, UPSC CSE 2024. I'm really sorry for the delay in the live session because there were some technical glitches. Now that I'm here, let me first introduce myself by giving my background. मैंने ग्रेजुएशन अपनी BSc ग्रेजुएशन अपनी एग्रीकल्चर में की है. उसके बाद 2019 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ. उसके बाद आई गेव माई अटैम्प्ट, आई प्रिपेयर्ड फॉर 1 फुल ईयर फॉर UPSC एंड देन मेरा पहला अटैम्प्ट 2020 में था. उस टाइम तो ऐसा लगा था जैसे मैंने बहुत पढ़ाई की है, बहुत सारे मॉक्स दिए हैं, तो डेफिनेटली मेरा हो ही जाएगा. बट इट वॉज़ अ रूड अवेकनिंग जब 2020 में मैं प्रीलिम्स फेल हो गई. काफ़ी रोना धोना हुआ, पेरेंट्स भी काफ़ी दुखी हो गए कि बच्चे दुखी होते हैं तो पेरेंट्स दुखी हो ही जाते हैं. तो इसलिए फिर थोड़ा 1-2 दिन रोना धोना हुआ. उसके बाद फिर आई ट्राइड दैट आई गेट फ्रॉम दीज डिफ़िकल्टीज एंड आई गिव माई अटेम्प्ट अगेन. तो कोविड का टाइम था और ऊपर से इतना स्ट्रेस था, बट आई थॉट कि नहीं, इस बार फिर से अच्छे से अटेम्प्ट देना है, अच्छे से मॉक टेस्ट देना है. एंड देन आई gave my second attempt in 2021. अब प्रीलिम्स तो हो गया उस टाइम, आई गॉट सिलेक्ट बट व्यू फेस, बट मेरा मेन लिस्ट में नाम नहीं आया. हाउएवर आई वॉज नॉट डिसहार्टेंड. मुझे अच्छी की है और मुझे फिर से कंटिन्यू करना चाहिए. तो मेन लिस्ट में नाम नहीं आया था, इतना ऐसे लग रहा था कि अब तो कुछ भी नहीं है. एंड 3 दिन बाद नेक्स्ट प्रीलिम्स था 2022 का. तो फिर लगा कि चलो देते हैं. प्रीलिम्स दिया और फिर इतने डरे हुए थे कि प्रीलिम्स का मार्क्स भी कैलकुलेट नहीं किया. ऐसे लगा कि जब UPSC के रिज़ल्ट्स आएंगे, जब लिस्ट आएगा, तब पता चलेगा प्रीलिम्स के क्या है. तो उसके बाद प्रीलिम्स भी हो गया, 2022 का प्रीलिम्स हो गया. देन मेंस दिया. जब मेंस देने के बाद मुझे पता चला कि जैसे रिज़र्व लिस्ट का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, तो मुझे बेसिकली आई गॉट सिलेक्टेड इन 2021 इन रिज़र्व लिस्ट इन इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस. तो सेकेंड अटेम्प्ट में ही मेरा रिज़र्व लिस्ट में सिलेक्शन हो गया. इसलिए थोड़ा सा मुझे ये बैकअप था मेरे माइंड में कि ठीक है, मैं जो भी कर रही हूँ मेरा राइट डायरेक्शन में जा रहा है. तो आई हैड गिवन माई 2022 attempt and I joined in Indian Information Service at Delhi. While being in service, I gave my interview. I got selected again in 2022 in Indian Railway Management Service. मेरी उस साल रैंक 405 आई थी. देन मुझे लगा कि चलो रैंक तो ठीक ठाक है, बट आई थिंक आई नीड टू गिव अनदर फुल हार्टेड एफर्ट, फुल हार्टेड अटैम्प्ट. तो मैंने फिर से अटैम्प्ट दिया. मैंने इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस से लीव लिया था 1 साल के लिए और उस 319 रैंक दैट ईयर. एंड आई गॉट इनटू IRS IT इनकम टैक्स. उसके बाद इस बार फिर से मैंने अटैम्प्ट दिया था एंड आई गॉट 175 रैंक. दैट इज़ द होल जर्नी, बट देयर वर सो मेनी सेटबैक्स, so many things that happened during the journey. It was almost a 5 years journey. I cannot consolidate that into these 30 minutes, but what we will do is I'll try to give you some strategy along with something that will help you to go through this journey without a mental breakdown. तो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि प्रीलिम्स कैसे करना है. जैसे देखिए, प्रीलिम्स के लिए आपका मेजर पॉइंट है स्टैटिक. तो आपका स्टैटिक पे जो होल्ड होना है ना, वो बहुत ही तगड़ा होना चाहिए. आप अपना जो भी GS1 के लिए, जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, NCERTs हो गए, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, और आपके एनवायरनमेंट के लिए आपका शंकर नोट्स या फिर जो भी आपके कोचिंग के नोट्स जो भी हैं वो आप कर लीजिए. आपका स्टैटिक पे होल्ड बहुत अच्छा होना चाहिए. और उसके बाद आप जब स्टैटिक पे होल्ड आपका हो गया, उसके बाद आप जब करंट अफेयर्स पे जाएंगे ना, तो आप करंट अफेयर्स अच्छे से समझ पाएंगे.
आप जब पहले हिंदू पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये एग्जैक्टली क्या पढ़ा, मतलब क्या बोल रहा है और क्या पढ़ना चाहिए। पहले कि अपने करंट अफेयर क्वेश्चन हैं उसको देख के आपका उस हिसाब से अगर आप जाएंगे तो आप चीज़ें जल्दी कवर कर पाएंगे। और वैसे अभी लेट मी फर्स्ट फिनिश माई टॉक, इट विल बी अ शॉर्ट टॉक, आई जस्ट गिव यू द स्ट्रैटेजी एंड देन आई टेक क्वेश्चंस। मैंने कोचिंग लिया था प्रीलिम लिए 2019 से 2020, आई टुक 1 ईयर कोचिंग, बट इट्स नेसेसरी दैट कोचिंग लेना ही ज़रूरी है। बेसिक चीज़ें कवर करती हैं जो आप खुद से भी कवर कर सकते हैं अगर इफ़ यू हैव द मेंटल रेजिलियंस। एंड आजकल तो यूट्यूब पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो आपका तो जैसे प्रीलिम्स के लिए आपका हो गया स्टैटिक प्लस आपका करंट अफेयर, और करंट अफेयर के लिए देखिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, दैट इज़ अ गुड हैबिट विच इट विल लास्ट बियॉन्ड द एग्ज़ाम। तो उसके लिए आप अच्छी बात है अपनी जरूर पढ़िए। बट इफ़ यू आर इन अ टाइम क्रंच देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर विजन PT 365, जो मंथली मैगजीन्स आते हैं आप उससे कवर कर सकते हैं। दैट इज़ फाइन। मतलब आप जब करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, ट्राई कि आप उसके बैकग्राउंड में जाके देखें कि सपोज़ इंडिया पाकिस्तान का वॉर अभी हुआ, मतलब जो भी कन्फ्रंटेशन हुआ था, तो आप पहले जाइए कि शिमला अग्रीमेंट में क्या हुआ था, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे हैं, इन चीज़ों को पहले कवर करिए। ये नहीं कि अभी क्या हो रहा है, क्या मिसाइल्स यूज़ हो रही है, वो सब ठीक है, बट गो टू द बैकग्राउंड कि क्या चल रहा था पहले। इंडस वाटर ट्रीटी वो कब साइन हुई, इज देयर अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इन इट। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। उसके चलिए ये प्रीलिम्स के लिए हो गया, GS का पर्सपेक्टिव हो गया। एंड बाकी CSAT का तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा यूट्यूब वगैरह पे देख लीजिए, जो भी टीचर्स हैं वो देख लीजिए। दैट विल कवर प्रीलिम्स। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट मेंस। मेंस के लिए जो मेजर चीज़ है वो आंसर राइटिंग। दैट वाज अ लैकुना इन माय 2 अटेम्प्ट्स। आई डिड नॉट डू आंसर राइटिंग इवन दो मेरे रैंक आ रहे थे, but I did not practice much answer writing. I was more reliant rather than writing. So ये गलती आप मत करिए। आप से स्टार्ट कर रहे हैं अपने प्रिपरेशन, गो फॉर आंसर राइटिंग फॉर लाइक आफ्टर 3 to 4 months जब आपने अपना स्टैटिक कवर कर लिया है, सी द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, गो फॉर आंसर राइटिंग, दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन दिस एग्जाम। क्योंकि आप होंगे तभी आप सोच पाएंगे कि मुझे किस सेशंस में सोचना है। अगर मेरे पास टाइम क्रंच है तो मैं कितना लिख पाऊंगी, कितना सोच पा रही हूँ। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट एन एग्जाम सिमुलेटेड एनवायरनमेंट। मेंस में आपका चलिए ऐसे के बारे में हम बाद में बात करेंगे। GS 1, 2, 3, 4 के बारे में बात करते हैं। GS रिसोर्सेस होते हैं प्रीलिम्स से कवर हो जाएंगे, जैसे आपका आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए आपके 11th-12th के NCERT हो, आपके हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी के लिए आपके 11th-12th के NCERTs आर वेल गुड इनफ। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप मेंस के टेस्ट सीरीज़ आते हैं, जो भी आप टेस्ट सीरीज़ लिए हैं उससे कवर हो जाएंगे। या फिर अगर यू कैन डाउनलोड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड राइट एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर्स फ्रॉम नेट सेल्फ। वो आप अगर कर लोगे तो sorted है। And while writing answers in GS1, try to incorporate those diagrams। जैसे इस बार ट्विस्टर के क्वेश्चंस आए थे इस साल के GS1 में, तो उसमें even though I did not know anything, I tried to make some diagram of like some cyclone, some tropical cyclone, कुछ भी ऑरोरा बोरियलिस का कुछ तो आया था ऑरोरा, तो उसमें मुझे जितना भी पता था उसको मैंने लिख दिया। बट उसके बाद मैंने ये डायग्राम भी अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर कैसे इंटरैक्ट करता है तो आयॉन्स के साथ, तो दैट विल ऐड वैल्यू टू योर आंसर्स। एंड जैसे आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें भी आप डायग्राम बना सकते हैं। जैसे आपके टेम्पल आर्किटेक्चर का क्वेश्चन आता है, मोस्टली हर साल आता है, और इसके लिए आप सेट पैटर्न है कि आप एक डायग्राम बना दो, द्रविडियन या फिर नगर टेम्पल आर्किटेक्चर का आप डायग्राम बना दो। दैट विल गिव एन एज टू योर आंसर बेसिकली।
ये हो गया GS1 का आंसर, जो कि काफ़ी स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं उसमें, और उसके जो सोसाइटी के क्वेश्चन है वो थोड़े डायनेमिक होते हैं, बट आई थिंक दैट विल बी कवर्ड इफ़ यू जस्ट गो थ्रू द सिलेबस एंड गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आइडेंटिफाई द थीम्स। थीम्स को आइडेंटिफाई करिए और उसके लिए राइटअप्स बना दीजिए 1-2 पेज का। उसके बाद आता है GS। पहले तो आप जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है उसको पकड़ के चलिए। जैसे IR और गवर्नेंस, ये बहुत ही लो हैंगिंग है और आपको पता है कि कैसे लिखना होता है। जैसे IR में आपके डायमेंशंस फिक्स्ड रहते हैं कि मुझे इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से लिखना है, ट्रेड के पर्सपेक्टिव से लिखना है, इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से लिखना है, and then we can go for scientific collaborations, space and green energy। और मतलब ये सब डायमेंशंस आपके बहुत फिक्स्ड रहते हैं, जो सारे कंट्रीज़ को आपको बस देखना है कि इनका ये कैसे फिट होता है, इस पैटर्न में आपको कैसे बस लिखना है कि रशिया का रिलेशन आ गया या फिर इसका रिलेशन आ गया। डिफरेंस बस जो भी थोड़ा सा रिलेशन में डिफरेंस वो आपको बस करना है, जो कि आप पढ़ गए होंगे। तो ये लो हैंगिंग फ्रूट्स है, आप इनको इजीली आइडेंटिफाई और इजीली लिख सकते हो और ये जल्दी लिख पाओगे। बाकी रहा गवर्नेंस के क्वेश्चंस, तो उसके गवर्नेंस के क्वेश्चंस में आप ट्राई करिए, इट शुड बी टू द पॉइंट एंड इट शुड बी शॉर्ट क्रिस्प। जो भी पूछ रहा है, सपोज वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू SHGs, आप SHG के बारे में सिर्फ मत लिखिए, आप ट्राई करिए रिलेट करने के लिए कि वुमेन कैसे एम्पावर हो रहे हैं SHGs से। तो पहले तो आपने सपोज स्टार्टिंग किया, एक आपका इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन फॉर्मेट में ही रहेगा, जो कि आप सबको पता है। तो सपोज आपने स्टार्ट किया कि SHGs 98% ऑफ SHGs आर ओन्ड एंड रन बाय वुमेन। तो ये हो गया आपका एक डेटाबेस्ड आंसर, डेटाबेस्ड इंट्रोडक्शन। फिर आप जब आएंगे बॉडी पे, तब आपको मल्टी डिमेंशनली सोचना है कि सोशल इकोनॉमिकली कैसे हेल्प कर रहा है वुमेन एम्पावरमेंट में। वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, वो सोशल भी है। तो सोशली कैसे हेल्प कर रहा है वुमेन को, कैसे पॉलिटिकली SHG हेल्प कर रहा है। जैसे कि SHG के जो लीडर्स होते हैं उड़ीसा के, वो MPs भी बन रहे हैं, MLAs भी बन रहे हैं, तो दैट इज़ हेल्पिंग इन वुमेन एम्पावरमेंट। तो ऐसे ऐसे करके आपको आंसर्स करना है। और ये हमेशा आप याद रखिए, GS 1 2 3 4, इसमें क्वेश्चन हमेशा जो आपका सिलेबस होता है, UPSC का सिलेबस होता है, उसी से आता है। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट पिक द वर्ड्स दैट आर गिवन इन द सिलेबस एंड प्रिपेयर अ 2-3 पेज नोट एंड सम की डेटा, की फैक्ट्स दैट यू विल यूज़ इन द एग्ज़ाम, ताकि आप जब एग्ज़ाम में आए आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, आप उसी में से रिवाइज़ करें और उसी में से आप रिकलेक्ट कर पाए और उसी को यूज़ करें। देखिए जो मतलब जो हम लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं। इट्स बेसिकली जस्ट थिंकिंग पैटर्न चेंज हो जाता है कि हाँ, मुझे आंसर्स ऐसे लिखने हैं कि इंट्रो देना है, फिर बॉडी में मुझे ये डायमेंशंस डालने हैं और इसी में सारा चीज़ फिट करना है, और बस इतना ही करना होता है। तो सिलेबस आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, बट इट्स नॉट दैट ह्यूज। यू डोंट हैव टू कवर एवरीथिंग अंडर द सन सिलेबस। ट्राई टू गेट इनपुट्स फ्रॉम टॉपर्स कॉपीज़, फ्रॉम विजन के जो मेंस 365 आते हैं, वो उससे आप डेटा वगैरह उठा लीजिए। तो इसमें इसके ये दैट विल हेल्प अ लॉट। इससे फिर आपका जो मेंटल लोड होता है एग्ज़ाम में वो कम हो जाएगा। फिर आते हैं GS3 में। GS3 पे ही वही अप्रोच है, जैसे आपका जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट और ये जो आपका इंटरनल सिक्योरिटी, नक्सलाइट का इशू हर साल आता है। तो आप ट्राई करिए कि ये वाले जो टॉपिक्स हैं इनको उठा के आपका नोट्स रेडी रहे, ताकि आप जब जाएं आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म पे एकदम से वहीं पे सब कुछ लिख पाए। और जो क्वेश्चन दे रहा है उसके डिमांड को एड्रेस करिए। ये नहीं कि आपके नोट्स में जो है बस वही लिखिए, उस नोट्स में जो चीज़ें हैं उसको क्वेश्चन के साथ रिलेट करके लिखिए। तो उससे आपका फिर आंसर्स होलिस्टिक और वो मतलब फुल प्रूफ हो जाएगा।
और GS3 में मेरे मार्क्स काफ़ी मतलब अच्छे आए हैं। लाइक मोस्टली आजकल GS3 में मार्क्स नहीं आते हैं, 90 से नीचे ही मोस्टली मार्क्स आते हैं, बट आई गॉट 101 दिस ईयर। सो आई थिंक आई कैन से वॉट टू डू इन GS3 एटलीस्ट। तो इसमें आप ट्राई करिए कि एक पॉजिटिव अप्रोच रखिए। सपोज़ कोई क्वेश्चन दे रहा है, आप क्वेश्चन को एड्रेस कर लीजिए। पहले तो इंट्रोडक्शन दे दीजिए, कोई फैक्चुअल इंट्रोडक्शन कोई डेटा के साथ दे दीजिए। फिर आप क्वेश्चन को एकदम बॉक्स करके आप लिख दीजिए, जो क्वेश्चन पूछा है उसको बॉक्स करिए, और उसके बाद पॉइंट टू द पॉइंट छोटे छोटे कंसाइज पॉइंट्स में लिख दीजिए। फिर आप जो कॉन्स है कि क्या लिमिटेशंस है, क्या चैलेंजेस है, उसको भी लिखिए। अगर आपको पूछा नहीं है तब भी लिखिए। सपोज कुछ भी पूछा है, आप 4 चैलेंजेस उसमें लिख दीजिए, बट योर आंसर शुड नॉट एंड ओवर देयर। आप चैलेंजेस लिखिए पर उसके बाद उसका सोल्यूशन भी दीजिए, बिकॉज व्हेन एन एग्जामिनर इज सीइंग अ ब्यूरोक्रेट्स कॉपी, उनको चाहिए कि इंसान सोल्यूशन ओरिएंटेड हो, सिर्फ प्रॉब्लम्स ना देखे। तो जब आप लिख रहे हो लिमिटेशंस, आपने लिमिटेशंस लिख दिया 4 पॉइंट, उसके बाद ये लिखिए कि व्हाट टू डू, व्हाट एल्स टू डू। तो उसमें आप जो आपके कमिटी के रिपोर्ट्स हैं, जो आपके रिकमेंडेशंस हैं किसी कमिटी के, तो वो आप लिख सकते हैं। सपोज़ फूड प्रोसेसिंग पे आपका आ गया क्वेश्चन, तो उस पे आप शांता कुमार कमेटी का कोई रिकमेंडेशन लिख सकते हैं कि ये करना चाहिए। और उसके बाद फिर आता है आपका कंक्लूजन। कोई ऐसे थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव से कंक्लूजन लिखिए, जैसे कि वी नीड टू अचीव विकसित भारत एट 2047, दीज काइंड ऑफ कंक्लूजन, कि पंचामृत गोल्स हमें अटेन करने हैं। इस टाइप के कंक्लूजन्स आपको लिखना है एकदम ब्रॉड बेस्ड विजन के साथ, तभी आपके मार्क्स आएंगे। एटलीस्ट इन GS3 आई थिंक आई कैन से दैट दिस वर्क फॉर मी। उसके बाद आता है GS4। आपका जो थ्योरी पोर्शन है दैट इज़, उसमें ट्राई करिए कि आप मैक्सिमम जितना डायमेंशंस चाहे उसमें कवर करिए। जो एथिक्स के जो वर्ड्स है, की टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो उसको आप इनकॉर्पोरेट कीजिए एथिक्स के आंसर्स में, कि यूटिलिटेरियन एथिक्स, डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, ये सारी चीज़ें आप इनकॉर्पोरेट कीजिए। गांधीज़ 7 सिंस, गांधीज़ तलिस्मान, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आप अपने आंसर्स में लिखिए। एथिक्स के लिए एक ही आपकी स्ट्रैटेजी है, यू हैव टू शो योर स्टैंड एंड यू हैव टू शो दैट इट इज़ एन एथिकल स्टैंड। आप जिस चीज़ के बारे में, अगर आप डियोंटोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका आंसर वैसे ही एंड होना चाहिए। एंड उसके बाद फिर आपका आता है केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ में यू हैव टू गिव प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। यू नीड टू बी एथिकल बट ऑल्सो प्रैक्टिकल। कि कोई चीटिंग कर रहा है तो बस कि नहीं हम तो मतलब कोई चीटिंग का केस आ रहा है तो उसको पहले आप दिखाइए कि क्या एथिक्स वायलेट हो रहे हैं, कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, उनके क्या एथिक्स वायलेट हो रहे हैं, और उनके क्या इंटेंशंस वायलेट हो रहे हैं, तो वो आप पहले दिखा दीजिए। फिर उसको रेमेडी करने के लिए आप क्या स्टेप्स लेंगे वो दिखाइए। आप शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में लिखिए, तभी जाके आप मतलब कन्वे कर पाएंगे एग्जामिनर को कि आप कहना क्या चाहते हैं। द आंसर शुड बी टू द पॉइंट एंड क्रिस्प। ये मत सोचिए कि आपको लंबा लंबा लिखना है। बेसिक आज मतलब जैसे अभी के पेपर्स आ रहे हैं, इट्स वेरी लॉन्ग, यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज फ्यू मिनट्स एंड अफोर्ड टू लूज नॉट आंसरिंग अ क्वेश्चन। तो बेसिकली आप ट्राई करिए एथिक्स में कि यू हैव टू आंसर ऑल क्वेश्चंस दैट आर गिवन, कंप्लीट ऑल केस स्टडीज इवन दो यू आर राइटिंग शॉर्ट। Basically, you have to complete the paper. You need average marks to clear UPSC. You don't have to be very intelligent. You don't have to be a topper of your school or college to clear UPSC. You have to be pretty consistent and average in everything. तो ये रहा GS 1 2 3 4 का स्ट्रैटेजी। उसके बाद आते हैं ऑप्शनल के लिए। मेरा ऑप्शनल सोशलॉजी था। पहले तो आता है कि ऑप्शनल कैसे चूज़ करें। ऑप्शनल को चूज़ करने का ये देखिए, मेरा ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में था, बट आई चोज़ सोशलॉजी एज एन ऑप्शनल बिकॉज मुझे उसका सिलेबस बहुत अच्छा लगा था। जब मैंने देखा कि इट डील्स विद सोशल इशूज़, सोशल ग्रुप्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड इशूज़, ओल्ड एज इशूज़, आई वॉज वेरी keen on learning these things. I did not
know what the syllabus was exactly first, but when I went through it, I was quite, I thought I would have fun while reading it. Also, ये भी it was a calculated move because sociology का syllabus short होता है, तो इसलिए भी मैंने ये ऑप्शनल चुना था. बट आई वुड एडवाइज़ यू कि आप पहले अपने सीनियर से कंसल्ट करिए, थोड़ा यूपीएससी का ट्रेंड भी देख लीजिए कि कौन से ऑप्शनल्स में ज़्यादा मार्क्स वगैरह आते हैं, वो भी देख लीजिए एक बार. एंड देन डिसाइड, एंड ऑल्सो व्हाट योर इंक्लिनेशन इज़, कि आपको अगर साइंस सब्जेक्ट पसंद है तो बेशक आप साइंस सब्जेक्ट ही लीजिए. आप ऐसा नहीं है कि यू हैव टू टेक आर्ट्स. तो देन यू कैन चूज़ योर ऑप्शनल कि आपका इंक्लिनेशन क्या है और आपकी कवर करने आपकी स्ट्रैटेजी क्या है उस हिसाब से. एंड देन ऑप्शनल के लिए मेरा जो सोशलॉजी का मेरा कोर था कि मैं नितिन सांगवान सर का जो बुक है उससे मैंने करा था, और वाजीराम के जो नोट्स थे मैंने उसको रेफ़र किया था. दैट वाज माय एंटायर सोर्स. एंड उसके बाद जब मैं मेंस टेस्ट सीरीज़ दे रही थी उससे मैंने पेपर 2 के चीज़ें कुछ निकाले, कुछ आंसर्स लिखे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो थे उसको सर्च किया ऑनलाइन, और टॉपर्स कॉपीज़ को एनालाइज़ किया कि वो लोग कैसे लिख रहे हैं, उनके आंसर्स में कुछ जो वैल्यू एडिशंस हैं उनको अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की. तो उससे फिर आई कुड डेवलप होलिस्टिक आइडिया अबाउट व्हाट टू राइट इन सोशोलॉजी, कि अगर आप पेपर 2 में लिख रहे हैं तो कैसे लिंकेजेस करें कि पेपर 1 के जो थिंकर्स हैं उनको पेपर 2 में भी लिखें, और पेपर 1 में भी जब आप लिख रहे हैं तो पेपर 2 के भी कोई थिंकर्स अगर फिट हो रहे हैं वहाँ पे तो वो आप लिख लीजिए. तो ऐसे ही इंटर लिंकेजेस आप अगर बनाएंगे तब आपके जो आपका जो आंसर होगा वो थोड़ा सा अलग लगेगा, वो थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा फ्रॉम अदर पीपल. बाकी सोशलॉजी में और ज़्यादा मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया था. आई वेंट फॉर माई नोट्स एंड आई वेंट फॉर मेंस टेस्ट सीरीज़. एंड तो मैंने स्टार्ट तो किया था, मैंने वाजीराम में कोचिंग ली थी, तो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड गेटिंग इनटू सोशलॉजी. और उसके बाद मैंने नितिन सांगवान सर की बुक पढ़ी थी एंड फ्यू टॉपर्स कॉपीज़. दैट इज़ ऑल आई डिड फॉर सोशलॉजी. कमिंग टू essay. So essay I did a lot of preparation. Actually essay में क्या हुआ ना, मेरा जो पहला अटेम्प्ट था I got 133 in essay in 2021 when I had written only philosophical essay, and somehow that year सिर्फ philosophical essays ही आए थे लिखने के लिए. तो उसमें I scored really good, 133. But UPSC is a very dicey ball game, and you never know what will happen. जब मैंने 2022 का अटैम्प्ट दिया मैंने सिमिलर नोट्स पे ही लिखा था जो मैंने पहले लिखा था, बट आई स्टिल गॉट 106. सो दैट वाज एन अवेकनिंग कि शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ. आई नीड टू इम्प्रूव अपॉन माई राइटिंग. मे बी आई एम नॉट एबल टू कन्वे माई थाट्स टू द एग्जामिनर. एंड देन आई टुक सिविल्स डेली का एक ऐसे कोर्स आता है, तो दैट आई टुक. एंड जीशान सर की कोर्स थी वो, तो उसमें उन्होंने काफ़ी हेल्प किया मुझे कि कैसे स्ट्रक्चर करना है, कैसे मेरी जो राइटिंग है वो बहुत लंबी जा रही थी, मेरी सेंटेंसेस बहुत लंबे जा रहे थे, तो उसको कैसे शॉर्टन करना है एंड स्टिल कन्वे माई मीनिंग टू द एग्जामिनर. तो ये चीज़ें मैंने धीरे धीरे सीखी और इनकॉर्पोरेट की. एंड दिस टाइम आई गॉट 120, अराउंड 120 इन essay, which is good enough score, but yeah, you can do better if you try it. Basically ऐसे में क्या होता है ना, आपको क्रक्स पकड़ना होता है कि ऐसे में ये पूछना क्या चाहता है, ये बोलना क्या चाहता है. तो आपने अगर क्रक्स पकड़ लिया उसके बाद आप कुछ भी लिखो आपको मार्क मिलेंगे. आपको ऐसे का एसेंस पता होना चाहिए, और फिर आप उसको एक्सप्लेन करिए एग्जाम्पल्स के थ्रू. आपके एग्जाम्पल्स ऐसे नहीं हैं, आप पहले एक्सप्लेन करिए और उसके बाद एग्जाम्पल दीजिए सब्सटैंशिएट करने के लिए आपके थॉट्स को. बेसिकली ऐसे शुड बी लाइक अ लव लेटर दैट यू आर राइटिंग. you have to write a love letter to the examiner basically. आप वैसे ही लिखिए, वैसे ही फ्लो बनाइए और वैसे ही वो लिखते जाइए, और उसके बाद फिर एंटीथेसिस भी दीजिए कि ये तो है ऐसे में जो बोल रहा है ये तो है, पर उसके बाद इसका अलग पर्सपेक्टिव भी हो सकता है. तो दिस विल शो दैट यू आर क्वाइट अ वेल राउंडेड इंडिविजुअल. एंड दिस टाइम व्हाट आई डिड इन माई essay ऑल्सो, दैट एंटीथेसिस के बाद मैंने उसके थोड़े सोल्यूशंस भी दिए थे कि अगर ये प्रॉब्लम्स हैं
तो ये सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, बट आई गेव अ 1 पैराग्राफ सॉल्यूशन एट द एंड। जैसे हम जीएस के लिए सोचते हैं कि हम ब्यूरोक्रेट्स हैं तो वी शुड बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड, हमारे ऐसे में भी वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि ये एंटीथेसिस तो है पर इसका सिंथेसिस भी आ रहा है कि ये सॉल्यूशंस हैं और ऐसे हम कर सकते हैं, ऐसे हम ओवरकम कर सकते हैं। एंड देन जब आप एंड कर रहे हो अपने ऐसे को, तब ट्राई टू लिंक इट टू द फर्स्ट पैराग्राफ। जो आपने फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है ना, आप अगर उसको फुल सर्कल में लिंक कर देते हो तो आपका ऐसे एकदम होलिस्टिक हो जाता है, एग्जामिनर एकदम कनेक्ट कर पाता है। तो दैट विल बी अ गुड अप्रोच फॉर ऐसे एंड इट वर्कड फॉर मी फाइन। So otherwise you just go for any test series and like take everyone's opinion with a pinch of salt. UPSC is a very unpredictable exam and मैं आपको एक फ़नी चीज़ बताती हूँ। जब 2023 का एग्ज़ाम था, जिस साल मुझे रैंक 309 मिला था एंड आई गॉट इनटू IRS IT, तो उस साल ऐसे के एक दिन पहले मुझे डेंगू हो गया एंड आई डू नॉट रिमेंबर वॉट आई रोट इन द एंटायर एग्ज़ाम। मुझे आज तक याद नहीं है मैंने किस क्वेश्चन का क्या आंसर लिखा है उसमें, बट आई स्टिल रोट इट। I was in pain, I was not able to stand up, but I wrote the exam somehow and I still don't remember it. एंड उस साल जितने मेरे मार्क्स थे सोशोलॉजी में और GS 1-2 में, इस साल जबकि मैंने इतना ज़्यादा प्रिपेयर किया था 2024 के लिए, इतना ज़्यादा प्लान और स्ट्रैटेजाइज़ किया था, इस साल मेरे मार्क्स कम हो गए हैं। सो यू नेवर नो व्हाट विल हैपन इन दिस एग्ज़ाम, सो यू हैव टू गिव योर बेस्ट। बाकी हार्ड वर्क तो चाहिए, पर उसके बाद वो जो 1% का लक होता है, 1% का भगवान की ब्लेसिंग्स होते हैं, वो बहुत काम करते हैं। तो आप हार्ड वर्क कीजिए, आप 99% आपका हार्ड वर्क कीजिए, 110% आपकी हार्ड वर्क कीजिए, पर आप ऑल्सो कीप प्रेइंग एंड कीप अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड, ताकि वो जो लक है वो भी रहे आपके साथ। तो ये तो थी मेरी जर्नी, ये थी कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, कैसे UPSC मैंने दिया था। तो इसके बाद आई विल टेक फ्यू क्वेश्चंस, आई विल सी व्हाट आर द क्वेश्चंस। आई आंसर राइटिंग पॉइंट वाइज लिखना चाहिए या डायग्राम बनाना सही रहेगा? देखिए, आंसर राइटिंग के लिए तो मैंने पॉइंट वाइज लिखा था। ओनली इन essay I used to write in paragraphs. I never wrote in paragraphs in my GS answers or in my optional answers also. It was always point wise, and if I would incorporate diagrams. I would incorporate flow charts. अगर मेरे पास टाइम बहुत कम है, मतलब जैसे लास्ट के 5-10 मिनट्स हैं और मेरे पास 2 क्वेश्चंस हैं लिखने के लिए, तो आई वुड राइट इट इन अ फ्लो चार्ट मैनर कि मैं झट से चीज़ें लिख दूँ। आई डू नॉट केयर अबाउट द कवर ऑल क्वेश्चंस, दैट वाज माय स्ट्रैटेजी। सो यू माइट इनकॉर्पोरेट दैट। तो मतलब मैं तो पैराग्राफ्स में नहीं लिखती थी। ओके, इंटरव्यू, राइट, वी डिड नॉट टॉक अबाउट इंटरव्यू। ओके, सो मैंने 4 इंटरव्यू दिए हैं UPSC में एंड चारों इंटरव्यू में जैसे आप देखते हैं यूट्यूब में कि कैसे ग्रिल करते हैं मॉक इंटरव्यूज़ में, इट इज़ नथिंग लाइक दैट। द बोर्ड इज़ वेरी कॉर्डियल, very nice, very cooperative. They want you to feel safe, they want to hear your opinion. जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था in the attempt I got in reserve list, so in my first interview I was very excited. I was beyond excited to talk to such amazing people, such amazing bureaucrats. So I was just enjoying the conversation. I had given just 2 to 3 mocks, but I was very happy and jolly to be talking to such esteemed board members. So even though I did not get much high marks, but I was very positive and very happy. बाकी इंटरव्यू में कुछ कभी कभार आपके इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब जैसे आपके जो डैफ है ना, उससे ही सारे क्वेश्चंस कभी कभार आ जाते हैं कि आपके डैफ बेस्ड ही आ रहे हैं, सारे ग्रेजुएशन से रिलेटेड आते हैं, या फिर सारे ही आपके स्टेट के रिलेटेड आते हैं। जैसे मैं उड़ीसा से हूँ, तो
मुझे उड़ीसा के बारे में बहुत ज़्यादा पूछते हैं या फिर एग्रीकल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा पूछते थे। तो ये कभी-कभार होता है, बट इन दिस इंटरव्यू 2024 का जो इंटरव्यू था, इट वाज़ अ वेरी फ़नी एक्सपीरियंस व्हेन आई एंटर्ड इनटू द इंटरव्यू रूम। द फर्स्ट क्वेश्चन आई वाज़ आस्क्ड कि आप तो प्रधान हो, तो आप बाबू क्यों बन जाते हो? तो ऐसे थोड़े से अटपटे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा-सा आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड ऑल्सो ह्यूमर दिखाना है कि बोर्ड मेंबर ऑल्सो टेक्स इट इन अ लाइटर नोट। एंड टू गिव यू वन पॉइंटर फॉर इंटरव्यू इज़ कि शो अप विथ करेज, शो अप विथ योर ओपिनियन, गिव योर ओपिनियन इन अ वेरी स्टेडफास्ट मैनर कि आपको अगर पूछ रहे हैं कि जीएमओज होना चाहिए या फिर आपकी एग्री बायोडाइवर्सिटी होनी चाहिए, ये तो ऑब्वियस मेरा जो स्टैंस है कि एग्री बायोडाइवर्सिटी शुड बी देयर, मतलब मैं सपोर्ट करती हूँ, तो मेरा ये स्टैंस मैं पहले रखती हूँ। उसके बाद फिर मैं बोलती हूँ कि हाँ, लेकिन जीएमओज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो पेस्ट इंसिडेंट्स को रोकते हैं, जैसे बीटी बॉल वॉर्म, बॉल वॉर्म, बीटी कॉटन का जो है वो हो गया। तो मतलब पहले आपको अपना पॉइंट रखना है, फिर आपको दूसरा पर्सपेक्टिव दिखाना है। इट्स यूपीएससी में टोटल बॉल गेम ये है कि आपको अपना पॉइंट रखना है, उसके बाद दूसरा पर्सपेक्टिव दिखाना है और फिर एक होलिस्टिक आंसर, सोल्यूशन ओरिएंटेड आंसर दिखाना है। तो जब आप ये दिखा देते हो ना, तो इंटरव्यूअर भी ये सोचता है कि हाँ, दिस पर्सन हैज़ अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच टू थिंग्स बट ऑल्सो कैन कीप देयर ओपिनियन इन फ्रंट ऑफ समवन हु इज़ आस्किंग दैम। तो ये चाहिए उनको ब्यूरोक्रेट्स में, आई फील लाइक दैट। सो मैंने इस बार ये किया था एंड माई इंटरव्यू स्कोर्स इंक्रीज्ड बाई लाइक 13-14 मार्क्स। सो दैट वाज माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस, या। So, are there any other questions? Okay, I have to appear in 2027 attempt. From what books should I prepare? Okay, so जो भी आप लोग अभी BSc या फिर BA, बेसिकली आप लोग जो भी ग्रेजुएशन में हो, तो you should start with NCERTs, बेसिक NCERTs आपके 11th-12th के, ज़्यादा 6 to 8 वाले पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 11-12 के NCERTs पढ़िए, सारे सब्जेक्ट्स के जो भी हैं, आपके हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आपके ज्योग्राफी हो गए, पॉलिटी हो गया। पॉलिटी के भी NCERT काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं बिफोर लक्ष्मीकांत। तो ये आप पढ़ लीजिए पहले, और उसके बाद आप स्टार्ट करिए आपका जो न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट रखिए, ताकि जब आप अटेम्प्ट दे रहे हो, आप प्रीवियस 3-4 ईयर्स के जो इवेंट्स है ना, वो आपके दिमाग में हो। और आजकल जैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है प्रीलिम्स में, वो 3-4 साल पहले के इवेंट से ही पूछ रहा है। तो स्टार्ट डूइंग दैट, बेसिक चीज़ें आप कवर कर लीजिए। जब आप आएंगे यूपीएससी प्रॉपर फुल ऑन प्रिपरेशन में 2027 में, तब आप मॉक टेस्ट देंगे और आपकी नॉलेज जो है वो एनहांस होती जाएगी। मेरा अटैम्प्ट, ये 5th अटैम्प्ट था मेरा। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन को कैसे आंसर करना चाहिए? ओके, इन इंटरव्यू अगर आपको सपोज़ कोई सिचुएशन दे रहे हैं कि कोई रायट वाला सिचुएशन हो रहा है एंड आप इसमें क्या करेंगे, तो आपके जो एथिक्स के आंसर्स होते हैं ना, केस स्टडीज़, वो इसमें बहुत यूज़ होते हैं। तो आपका सपोज़ राइट हो रहा है, पहला आपका रिस्पॉन्स क्या होगा कि आप पहले एक सर्वे करें कि क्या एग्जैक्टली ऑन स्पॉट क्या हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि आप ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है। फिर आप अपनी सीनियर को कंसल्ट करें, या फिर अगर टाइम है, या फिर अगर इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन, जस्ट कि लाइक कॉन्टैक्ट योर पुलिस फोर्स, या फिर जो भी आपके मतलब ऑन ग्राउंड पे आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशंस देना है। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में आपको बेसिकली सोल्यूशन ओरिएंटेड चीज़ें ही पूछते हैं कि और एंड बेसिकली उसमें भी एथिक्स देखते हैं कि अगर आपको सपोज़ ये एक फेवरेट क्वेश्चन है कि आप ऑफिस में एक ऑनेस्ट बट इनकॉम्पिटेंट इंसान है और एक कॉम्पिटेंट बट डिसऑनेस्ट इंसान है जो कि करप्शन करता है, तो आप इसमें से किसको चूज़ करोगे? तो इसमें ऑब्वियसली आपको यहाँ इसमें इस सिचुएशन में आपको इनकॉम्पिटेंट एंड ऑनेस्ट इंसान को चूज़ करना है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी तो बढ़ाई जा सकती है ट्रेनिंग के साथ, पर ऑनेस्टी को कैसे लाओगे आप, इंटेग्रिटी कैसे लाओगे आप? तो ये पहले तो बोलेगा कि हाँ, हम ऑनेस्ट बट इनकॉम्पिटेंट को चूज़ करेंगे, और क्यों चूज़ कर रहे हैं वो भी बताइएगा, और फिर इसका सोल्यूशन क्या है
कि हम उसको ट्रेनिंग देंगे, हम उसकी कॉम्पिटेंसी बढ़ाएँगे, हम मिड टर्म सर्विस ट्रेनिंग करवाएँगे। ये सारी चीज़ें जब आप बोलेंगे तो ये एक होलिस्टिक आंसर हो जाएगा बोर्ड के लिए। मैंने कोचिंग ली थी एंड मैंने वाजीराम रवि से कोचिंग ली थी, बट या जो देखिए, कोचिंग कोई बुरी चीज़ नहीं है। कोचिंग बेसिकली जो आप 15 दिन में कवर करते वो आपको 5 दिन में कवर करके दे देंगे और आपकी चीज़ें कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। उसके बाद आप चीज़ें ऐड करते रहिए। एंड और कोचिंग नोट्स सफिशिएंट है क्या? कोचिंग नोट्स सफिशिएंट नहीं होंगे। यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स। जैसे प्रीलिम्स के लिए मैंने एक डायरी बनाई थी, उसमें मैंने टेस्ट सीरीज़ में जो जो क्वेश्चंस आते थे, जो जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे, उसका मैंने एक छोटा एक वन लाइनर्स बना लिया था, जिसको मैं रिवाइज़ करती रहती थी, बार बार रिवाइज़ करती रहती थी। यूपीएससी में यही करना है, आपको बार बार सेम चीज़ को रिवाइज़ करना है। तो मैंने वो वन लाइनर्स में जस्ट प्रीलिम्स के पहले भी मैं उसको रिवाइज़ करती रहती थी। जो मेरे छोटे छोटे एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी के नोट्स थे, जिसमें मैप्स वगैरह बने हुए थे एनवायरनमेंट के, जो आपके वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, नेशनल पार्क्स, ये सब बने हुए होंगे मैप्स को, वो मैं रिवाइज़ करती थी। तो आपको कोचिंग के नोट्स से विल नॉट बी सफिशेंट। दैट इज़ अ कम्प्लीटली पर्सनल एफर्ट दैट यू विल हैव टू टेक, और उससे ही हो पाएगा आपका डेली स्केड्यूल। ओके, आई डिड नॉट हैव अ पर्टिकुलर स्केड्यूल दैट आई फॉलोड। आई यूजुअली had my day planned in such a way that I at least study 4 to 5 hours every day. उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी होता है, पर एवरेज में 4 to 5 hours हो ही जाए। एंड आई ऑल्सो मेड श्योर दैट आई हैव सम रिक्रिएशनल एक्टिविटी, या फिर मैं आइदर वॉक पे चली जा रही हूँ, या फिर जिम जा रही हूँ, या फिर कुछ पेंटिंग कर लिया, मम्मी से बात कर लिया। कुछ मैं अपने एंटायर डे में ऐसा रखती थी जो मेरा माइंड फ्रेशन अप कर दे। जैसे इस एग्ज़ाम प्रोसेस में ना हम अपने आप को लूज़ करना शुरू कर देते हैं। इतने साल हो जाते हैं, आपको समझ ही नहीं आता कि आप अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से टच से ही निकल गए हो। तो ये नहीं करना है। जब मैं पहले अटेम्प्ट में थी, आई डिड नॉट यूज टू टॉक टू एनीवन। आई वाज कम्प्लीटली फोकस्ड एंड येट आई कुड नॉट क्लियर प्रीलिम्स। तो उसके बाद मेरे फ्रेंड्स ही मेरे काम आए, मेरा भाई, मेरे पेरेंट्स ही मेरे इमोशनल सपोर्ट थे। तो आई रियलाइज टू द एंटायर प्रोसेस दैट ये यूपीएससी जितना हार्ड वर्क का गेम है, उससे ज़्यादा मेंटल रेजिलियंस का भी गेम है। और मेंटल रेजिलियंस के लिए इमोशनल रेजिलियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आएगा आपके पेरेंट्स और आपके फ्रेंड्स से। मेरे एंटायर इन 5 years ऑफ माई जर्नी, आई हैव बीन इन कॉन्स्टेंट टच विथ my friends, my friend Banani, Subhalakshmi. These were my strong pillars, Vaibhav, my strong pillars, and they supported me throughout my journey. My parents were like the steadfast, sturdy pillars of my preparation. My mother was the biggest inspiration for me. So अपने आप को मत खोइए इस एग्ज़ाम के प्रोसेस में। ट्राई टू बी इन टच विथ योर फ्रेंड्स, ट्राई टू हैव टाइम फॉर योर सेल्फ, ट्राई टू engage in some recreational activities as well. मेरी हॉबी, ओके, आई लव पेंटिंग, आई लव ट्रैवलिंग, एंड आई लव रीडिंग नॉवेल्स, मोस्टली फिक्शन। सो मैंने इंटरव्यू के डैफ में भी यही सब लिखा था। एंड आई लव वॉचिंग कोरियन ड्रामा, विच आई रोट इन माई डैफ एज वेल। आई हैड क्वेश्चंस फ्रॉम the board members about Korean drama, and it led into a questionnaire about India-Korea relationships, Korea-Japan relationship, and international affairs. So yeah, you can have very interesting hobbies and you can write that in your DAF without thinking too much. Many coaching people told me that don't write watching Korean drama, but I still wrote it. So it can be an interesting point for the board to talk about. यूपीएससी प्रीलिम्स मोस्ट पिलर्स, ओके। देखिए, मोस्ट मैंने तो बता दिया था आपको, स्टैटिक और करंट। तो स्टैटिक में आपका जो मेन आपका फोकस रहना चाहिए पॉलिटी पे, इकोनॉमिक्स पे और एनवायरनमेंट पे। ये 3 पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको आप एड्रेस कर सकते हो, इनके आप आंसर्स बाहर निकाल सकते हो वहीं पे। यू कैन ट्राई टू गेस
द आंसर्स ऑफ टू दीज क्वेश्चंस, बिकॉज आपने ये बहुत सारा पढ़ा होगा। तो एंड ये काफ़ी लो हैंगिंग फ्रूट्स भी होते हैं इफ़ यू हैव जनरल आइडिया अबाउट इट। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री इज़ फाइन, वो तो काफ़ी अच्छे अच्छे ठीक ठाक क्वेश्चंस आ जाते हैं, आप सॉल्व भी कर सकते हैं। एंशिएंट और मीडिएवल के लिए इट्स क्वाइट टफ। अगर आपके सिर्फ 50-55 क्वेश्चंस ही बन रहे हैं, देन आप जब थर्ड राउंड पे जाओगे तब ट्राई टू डू दीज क्वेश्चंस कि जो बिल्कुल भी नहीं आते और आपको गेस करना पड़ रहा है। तो मैं एक स्ट्रैटेजी बता देती हूँ। मेरी प्रीलिम्स की ये स्ट्रैटेजी थी कि मैं 3 राउंड्स पे अपना पेपर कंप्लीट करती थी। तो पहले राउंड में मैं ये क्वेश्चंस करती थी जीएस के, जो मुझे एकदम शॉर्ट पता है कि यही आंसर होगा, उसको मैं टिक करती थी, उसको मैं गोला भर देती थी, मैं उसको नेक्स्ट टाइम देखती ही नहीं थी नेक्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड में मैं वो क्वेश्चंस करती थी जो मुझे 50-50 चांसेस लगते थे कि शायद इसका आंसर बी और सी हो सकता है, मैं उसको सेकेंड राउंड में करती थी, उसको टिक करती थी। सपोज़ मैंने ये डिसाइड कर लिया कि बी और सी में से बी ही होगा, उसको टिक कर दिया, उसको गोला भर दिया, उसको दिमाग से निकाल दिया। सेकेंड थॉट लाना ही नहीं है। प्रीलिम्स इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपको लग रहा है कि शायद ये आंसर गलत हो जाएगा, देन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू क्रैक प्रीलिम्स, बिकॉज आजकल क्वेश्चंस ऐसे नहीं आ रहे हैं जो बुक से निकाल। आपको बहुत इंट्यूशनली थिंक करना पड़ेगा, आपको बहुत सोचना पड़ेगा कि हाँ, आपको बहुत इनडायरेक्टली सोचना पड़ेगा। तो एक बार आप कॉन्फिडेंटली एक आंसर मार्क कर रहे हो, उसके बाद बिल्कुल भी मत सोचो कि ये गलत हो सकता है। ट्राई टू अटेम्प्ट 80 to 90 क्वेश्चंस। माई टारगेट वॉज 85 क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स। तो मेरी एक्यूरेसी थोड़ी कम है, तो आई ट्राई टू आंसर 85 to 90, उससे ज़्यादा आई डू नॉट गो अहेड, बिकॉज उससे फिर नेगेटिव मार्किंग होने लगती है। हाउ टू मेक 1 पेजर नोट्स, पहले सारा पढ़ना पड़ेगा। ओके, 1 पेजर नोट्स। ओके, सी यूपीएससी में क्या होता है ना, हमें लगता है कि हमें सब पढ़ा है, तो हमें सब पढ़ना है, बट उसके बाद जो नोट्स बनाओगे ना, आपका वो 3-4 पेज का होगा। फिर आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाओगे, आप जब टॉपर नोट्स में जाओगे, आपको थोड़ी थोड़ी वैल्यू एडिशन के लिए पॉइंट्स मिलेंगे, आप उस पॉइंट्स को भी लिख लो, ठीक है। आपके 3-4 पेज के नोट्स बन गए ये एक टॉपिक के। फिर उसके बाद जब आप उन नोट्स को पढ़ोगे, 3-4 पेज के नोट्स को पढ़ोगे, उसको कंसाइज करो, उसको फिर आपके दिमाग में फिट रहना चाहिए कि इन 3-4 पेजेस में क्या लिखा हुआ है, मुझे इनकी अब ज़रूरत नहीं है, मैं अब इसको एकदम शॉर्ट करके 1 पेजर नोट्स बना रहा हूँ। तो ये 1 पेजर नोट्स ऐसे बनते हैं, पहले आपके 3-4 पेज के नोट्स ही बनेंगे, उसके बाद आपके 1 पेजर नोट्स बनेंगे। और उस 1 पेज में सिर्फ यही होगा कि मतलब क्या इंपॉर्टेंट डेटा सेट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट कमिटी रिपोर्ट्स हैं। तो ऐसे बनेंगे 1 पेजर नोट्स। ओके, सोशल मीडिया पे इतना सोर्स है, थोड़ा टफ हो गया है। ओके, येस, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। अभी इट्स लाइक एन इन्फोडेमिक for UPSC. In fact, I am also contributing to it because I'm telling all the things that have already been told. So देखिए, अपना सोर्स हमेशा स्ट्रीमलाइन रखिए, बिल्कुल भी इधर उधर का ज़्यादा मत देखिए। अगर आपके नोट्स बन रहे हैं, ट्राई टू कीप योर नोट्स एज द प्राइमरी सोर्स, और आप कुछ मत देखिए। और अगर आप कुछ इनकॉर्पोरेट भी कर रहे हैं टॉपर्स के आंसर कॉपी से या फिर इंटरनेट से कुछ एग्जाम्पल हो गया, आप अपने नोट्स में ही डाल लीजिए उस चीज़ को, कि आपको बार बार फिर ज़्यादा ना देखना पड़े। और जैसे मैंने सोशलॉजी का ऑप्शनल का मैंने बताया था, मैंने सिर्फ नितिन सांगवान सर की जो बुक है वो पढ़ा था, और अपने जो बाजीराम का नोट्स है बस वो पढ़ा था, और आई डिड नॉट गो फॉर एनीथिंग एल्स। बाकी जब मेंस टेस्ट सीरीज़ में लिख रही थी, उससे धीरे धीरे वैल्यू एडिशन होती गई, बट दैट इज़ ऑल आई डिड। एंड पॉलिटी के लिए मैंने सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ी है, आई डिड नॉट रीड एनीथिंग एल्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने एनालाइज किया है और उसके बाद खुद से नोट्स बनाए हैं, बट अदर देन दैट आई डिड नॉट गो फॉर मल्टीपल सोर्सेज। तो आप ज़्यादा जो मार्केट में है कि अरे ये टॉपर कॉपी उठा लीजिए, वो टॉपर कॉपी उठा लीजिए, वैसे मत कीजिए। स्टिक टू 1 सोर्स फॉर 1 सब्जेक्ट, स्टिक टू इट। My interview medium was in English. Yes. प्रीलिम्स में गेस वर्क कैसे करें? ओके, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। प्रीलिम्स में एलिमिनेशन टेक्निक और गेस वर्क। तो देखिए, जब आप बहुत सारा पढ़ते हैं ना, तो आपकी एक इंट्यूशन डेवलप हो जाती है इस एग्ज़ाम के लिए।
जैसे मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे मॉक्स दिए थे, तो उससे आपको आपका एक जो बेस होता है ना वो बहुत ब्रॉड हो जाता है, बट इट बिकम्स अ वेरी इंफॉर्मेशन हैवी थिंग टू डील विथ। तो आप इसमें ये कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, उसमें जो क्वेश्चंस है उनको पहले सॉल्व करिए। चलो 10-15 साल के क्वेश्चंस उठा लीजिए, उसको सॉल्व करिए, और सिर्फ सॉल्व मत करिए, उसके जो ऑप्शंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं, आप उनको भी सर्च कीजिए विकिपीडिया पे। यू डरने की ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में एक पढ़ लीजिए। जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट या फिर बहुत ऐसे अजीब सा लगे, वो थोड़ा सा एक जगह कुछ लिख लीजिए, बट अदरवाइज थोड़ा ट्राई करिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे ही आप इसको एनालाइज करें। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे ना, आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो इंट्यूशन और एलिमिनेशन टेक्निक आ जाएगी कि आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे गेस करना है। जैसे एग्ज़ाम एलिमिनेशन टेक्निक में ऐसे होता है कि जब आप कुछ पढ़ते हो, आपको लगता है कि ये कुछ तो गलत लिखा है इसमें, और मतलब सपोज़ कोई ईयर दे दिया, ईयर कभी-कभार ऐसे न्यूमेरिकल वो गलत हो जाता है, या फिर कोई डे दे दिया, वो कभी-कभार गलत हो जाता है। सपोज़ इंडिया किसी ऑर्गेनाइज़ेशन का मेंबर है कि नहीं, ये कभी-कभार आपको, जैसे वर्ल्ड ग्रेन काउंसिल आया था। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको पता नहीं होता कि वर्ल्ड ग्रेन काउंसिल में इंडिया है कि नहीं, पर आपको इसमें गेस लगाना है कि वर्ल्ड ग्रेन काउंसिल कुछ अच्छा चीज़ है, इसमें इंडिया हो सकता है। हम वी आर सेल्फ सफिशिएंट, वी आर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, ऑल्सो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री। हम इतना फोकस कर रहे हैं अपना ग्रेन प्रोडक्शन में, ग्रेन्स एक्सपोर्ट में, तो वर्ल्ड ग्रेन काउंसिल में क्यों नहीं होगा इंडिया? तो ऐसे आपको सोचना है, थोड़ा ब्रॉडली सोचिए। एग्जामिनर भी यही चेक कर रहा है, एग्जामिनर को भी पता है कि जो एग्ज़ाम दे रहा है, हम जो एस्पिरेंट है, उसको सारी चीज़ें नहीं पता होगी, पर उसको जानना है कि आप गेस कर पा रहे हो कि नहीं। तो ऐसे सोचिए, थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में सोचिए, तब आप गेस वर्क और एलिमिनेशन कर पाओगे। रिवीजन में बहुत कन्फ्यूजन होता है। ओके देखिए, जब आप रिवाइज़ कर रहे हो, मैं यूजुअली बुक से रिवाइज़ करती थी, क्योंकि मैंने बुक्स में ही नोट्स बनाए हुए थे, छोटे-छोटे चिट्स बना के उसको लिखे हुए थे। लक्ष्मीकांत को मैं ऐसे पूरा पलट सकती हूँ, मतलब मैंने आप अगर 10 बार पहले रिवीजन करा होगा आपने एक बुक का, तो आप प्रीलिम्स से पहले 2 घंटे में उस बुक को रिवीजन कर पाओगे। जैसे मैंने लक्ष्मीकांत को इतनी बार मैंने पढ़ लिया था कि मैं 3 घंटे में लक्ष्मीकांत को देख के ख़त्म कर सकती थी। तो आपको बहुत बार रिवाइज़ करना, एक ही चीज़ को आपको बहुत बार पढ़ना है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, उस शॉर्ट नोट्स को फिर से रिवाइज़ करते जाइए। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? इकोनॉमी कैसे करें? इकोनॉमी के जो आपके नोट्स आते हैं, कोई भी कोचिंग के नोट्स उठा लीजिए आप, या एनसीईआरटी, पहले तो आप एनसीईआरटी का कर लीजिए, 11th-12th का एनसीईआरटी, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो आप कर लीजिए एक बार। उसके बाद कोई भी कोचिंग के नोट्स उठा लीजिए, उसको एक बार मतलब जस्ट गो थ्रू इट वंस टू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, कि मनी मल्टीप्लायर क्या है, आरबीआई क्या करता है, ये सारी चीज़ें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आप कर लीजिए एक बार किसी भी नोट से। उसके बाद गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इकोनॉमी इज़ अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट, यू हैव टू टारगेट दोज क्वेश्चंस, यू कैन नॉट अफोर्ड टू गो रॉन्ग इन दीज क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स। तो पीवाईक्यूज एंड बेसिक जो चीज़ें हैं एनसीईआरटी वाले, वो आप कर लीजिए। ज्योग्राफी के लिए क्या किया था? ज्योग्राफी के लिए आई हैड माई ओनली सोर्स वॉज एनसीईआरटी, 11th-12th के फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के जो एनसीईआरटीज़ हैं, वो मैंने करा हुआ था। बाकी जो मेंस के टेस्ट सीरीज़ मैंने दिए थे, उसमें से काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती थी, तो आंसर राइटिंग में तो ये सारी चीज़ें कवर हो ही जाती हैं, तो दैट वाज ऑल आई डिड फॉर ज्योग्राफी। ओके, एंशिएंट एंड मीडिएवल। देखिए, एंशिएंट और मीडिएवल के लिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी। यू कैन ऑल्सो गो फॉर न्यू एनसीईआरटीज़, दोज आर गुड इनफ। आई थिंक न्यू एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आए थे, जो हुंडी वाला क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में 2020 में, तो दैट वाज फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी इटसेल्फ। तो ऐसे जो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं एंशिएंट और मीडिएवल के लिए, वो प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो आप एनसीईआरटी से कवर कर लेंगे, दैट विल बी गुड इनफ फॉर इट। एंड जो क्वेश्चन आपको नहीं आते, वो किसी को नहीं आएंगे।
एंशिएंट और मिडिएवल के लिए वही काफ़ी है। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप जो एनसीईआरटी है फाइन आर्ट्स की, वो आप रेफ़र कर सकते हैं। अनअकैडमी से कोर्स कर रही हूँ। ओके, या दैट इज़ फाइन, इफ़ द टीचर्स आर गुड देन इट्स फाइन। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? यूज़फुल गवर्नमेंट वेबसाइट्स, यस। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। गवर्नमेंट वेबसाइट्स में आप जैसे नीति आयोग का वेबसाइट हो गया, नीति आयोग के बुक्स हो गए, इंडिया एट 2047, या फिर ऐसे कुछ प्लानिंग कमेटी के प्लानिंग जो चीज़ें रहती है ना, योजना का वेबसाइट हो गया, ये सारी चीज़ें यू कैन जस्ट गो थ्रू देम वंस। योजना के जो एडिटोरियल्स होते हैं, दैट इज़ वेरी गुड फॉर ऐसे। इफ़ यू आर रीडिंग इट कंटिन्यूसली ना, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको ऐसे में कैसे लिखना चाहिए। करंट के लिए क्या करें? ओके, मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में आई यूज़ टू रिलीजियसली फॉलो एंड गो थ्रू द हिंदू न्यूज़पेपर। मैं हर दिन पढ़ती थी, बट अदर देन दैट आई ऑल्सो यूज़ टू रेफर टू मंथली मैगजीन्स ऑफ विजन IAS। उसके बाद आई ऑल्सो यूज़ टू सॉल्व द क्विजेस, डेली क्विजेस जो इनसाइड आए थे, वो मैं सॉल्व करती थी। एंड जब ये तो आप सॉल्व करते हो, इसका कोई नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट विल बी वेरी बर्डनसम कि जब आपको रिवाइज़ करना होगा, उसका वो मत कीजिए। जब आप इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, इतने सारे MCQ सॉल्व करते हो ना, वो ऑटोमेटिकली एट द बैक ऑफ योर माइंड वो चीज़ें रहती है मेमोरी में। तो जस्ट टू रिवाइज थिंग्स, गो थ्रू PT 365 जस्ट बिफोर एग्ज़ाम। आई थिंक दैट विल बी फाइन फॉर जो आपके करंट अफेयर्स हैं। Okay, IPS is my first preference. I want to join uniform service. Definitely, that is very nice that you have such a you have IPS as your first preference. You want to go for law enforcement. That is really nice. स्टैटिक पोर्शन कैसे कवर करें? स्टैटिक पोर्शन के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। GS के लिए क्या क्या करना है, NCERTs करनी है, बेसिक बुक करनी है, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ये सारी चीज़ें करनी है। एनवायरनमेंट के लिए आप एनी नोट्स, शंकर IAS के नोट्स हो गए, कोई भी नोट्स हो गए, वो उठा लीजिए और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए। स्टैटिक पोर्शन के लिए मेन चीज़ें हैं आपकी जो बुक्स हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट विल बी इनफ। एनी अदर क्वेश्चंस? If there are no other questions, then okay, understand UPSC. हाँ, इट्स अ गुड सोर्स। मैंने भी उनके कुछ प्रीलिम्स के रिलेटेड वीडियोस देखे थे, एंड इट हेल्प मी फॉर गेस वर्क एंड एलिमिनेशन। वो काफ़ी अच्छे हैं। सत्यम सर वाला जो अंडरस्टैंड UPSC है, वो ठीक है, अच्छा है। और उसमें आप उनके मेंस वाला वीडियो भी देख लीजिए, उसमें डायमेंशंस वगैरह कैसे डेवलप करना है वो भी बताते हैं, तो एक बार वो भी चेक कर लीजिए, इट्स गुड। NCERT पढ़ना ज़रूरी है? हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है, वो तो इम्पॉर्टेंट है, वो तो बेस है आपका, वो तो करना ही पड़ेगा। एंड ओके, तो इफ़ देर आर नो अदर क्वेश्चन, नोट मेकिंग, ओके, नोट्स देखिए, नोट्स बहुत पर्सनल चीज़ होती है। आपको 1-2 पेजर के नोट्स बनाने होते हैं सारे टॉपिक्स के जो आपके मेंस के होते हैं। प्रीलिम्स के लिए आपके अलग नोट्स रहते हैं। वो आप मतलब नोट मेकिंग आपके बहुत पर्सनल चीज़ है। वो नोट्स एक बार नहीं बनेंगे, वो बार बार बनते जाएंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके नोट्स चेंज होते जाएंगे, उसमें वैल्यू एडिशन होते जाएंगे। तो डोंट कीप इट वेरी स्टैटिक, यू हैव टू बी वेरी फ्री फ्लोइंग इन दिस एग्ज़ाम। वैल्यू एडिशन के कौन से सोर्सेज थे? ओके, वैल्यू एडिशन के लिए आप विजन के मेन 65, वो आपको बहुत हेल्प का। और जो टॉपर्स के कॉपीज़ हैं, टॉपर्स के जो आंसर कॉपीज़ हैं, उसमें बनाया वैल्यू एडिशन चीज़ें होती हैं, डेटाज होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, आप वहाँ से सकते हैं चीज़ें। ओके, आपको कौन सी सर्विस मिलेगी? ओके, आई एम इन IRS IT राइट नाउ फ्रॉम 2023 वाला जो एग्ज़ाम था, एंड अभी आई विल गेट IPS, सो लेट्स सी। या NCERT, okay, NCERT is particular, okay, fine. If there are no other questions, then I'll end this live. देखिए, मेरे नोट्स काफ़ी क्रिस्प और कंसाइज हैं, जो कि मतलब दूसरों को समझ नहीं आएंगे। आई विल ट्राई टू अपलोड इट ऑन माई चैनल, बट आई डोंट थिंक पीपल विल गेन समथिंग फ्रॉम इट। आई एम रियली सॉरी। ओके,
ठीक है, अगर आई थिंक वी आर डन विद द क्वेश्चंस. आई थिंक आई हैव एड्रेस्ड all questions that is there. Okay, ठीक है, थैंक यू सो मच. ओके, ऑल द बेस्ट फॉर प्रीलिम्स जो अभी 2025 का प्रीलिम्स आ रहा है. ऑल द बेस्ट फॉर इट. थैंक यू गाइज.